अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। निज़ाम शमसी का मॉडल बदलने जा रहा है और नए मॉडल की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो चीज़ें हम समझते थे कि निज़ाम शमसी में हैं, अब वो तब्दील होने जा रही हैं। इसकी वजह एक स्पेसक्राफ्ट बना जिसका नाम है न्यू होराइज़न। न्यू होराइज़न के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये तस्वीर प्लूटो की है। प्लूटो के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन इस तस्वीर में प्लूटो के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स दिखाई गई हैं। ये वो तस्वीर नहीं है जो कि न्यू होराइज़न ने हमें भेजी, लेकिन ये उसका एडिटेड वर्जन है जहाँ पर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि प्लूटो की सतह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम चलते हैं दो तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर वो है जो हमने प्लूटो की हबल टेलीस्कोप से ली। तो जब हम हबल टेलीस्कोप से या ज़मीन से प्लूटो को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें एक धुंधली तस्वीर नज़र आती है। वो तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जब हमने स्पेस क्राफ्ट भेजे जो कि प्लूटो के करीब से गुजरे और उन्होंने प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींची, तो अब वो तस्वीर हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्लूटो से गुजरते हुए ये स्पेस क्राफ्ट काइपर बेल्ट में जा चुका है और काइपर बेल्ट में जाने के बाद भी हमें वो बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जितनी देर में आप ये वीडियो देखेंगे उतनी देर में ये स्पेसक्राफ्ट हज़ारों मील का सफ़र तय कर चुका होगा खला में। न्यू होराइज़न को 2006 में लॉन्च किया गया था। इसे ज़मीन से उड़ाया गया था और हमें इसने बहुत से प्लैनेट्स की तस्वीर भेजी। मैं आपको यहाँ पर जुपिटर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर भी न्यू होराइज़न ने ली और उसके साथ आपको जुपिटर का चांद भी नज़र आ रहा है। हमें सैयारों के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई, लेकिन जब ये प्लूटो के पास से गुजरा तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली जो कि हम प्लूटो के बारे में पहले नहीं जानते थे। 2015 जुलाई 2015 में ये प्लूटो के पास से गुजरा और जो तस्वीरें हमें इसने भेजी उसमें हमें नज़र आया कि प्लूटो पर वॉल्केनोज हैं, आतिशफिशा हैं, माउंटेन्स हैं। मैं आपको यहाँ पे तस्वीर में माउंटेन्स दिखा रहा हूँ। माउंटेन्स हैं, आतिशफिशा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। तकरीबन 9 साल लगे इसे प्लूटो तक पहुंचने में और उसके साथ साथ हमें यह भी पता चला कि प्लूटो पर एटमॉस्फेयर भी एग्जिस्ट करती है। तो जब आतिशफिशा फटते हैं, धुआं निकलता है, तो एटमॉस्फेयर का होना वैसे भी ज़रूरी है। हम सोलर सिस्टम का अगर एक बड़ा जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होता है कि सूरज के पास सियारे हैं। ये वो जगह है जो कि कम गुंजान है। बीच में जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है जो कि खाली है, कम गुंजान है। लेकिन जब हम बड़े सियारों से दूर हटते हैं तो आपको नज़र आती है काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट ने हमारे सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है और इसमें बहुत से एस्ट्रॉयड्स, मेटेरॉयड्स और स्पेस रॉक्स मौजूद हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि काइपर बेल्ट में मौजूद हैं, इन्हें केबीओस कहा जाता है, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, केबीओस। और केबीओस आइसी रॉक्स होती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। इनको स्टडी किया जा रहा है। हम ज़मीन से इनको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़मीन से ही हमें नज़र तो आते हैं, इनकी डिटेल्स नज़र नहीं आती। इसलिए भी न्यू होराइज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब वो एक केबीओ के पास से गुजर रही थी तो उसने उस केबीओ के बारे में हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। मैं आपको यहाँ पर जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को गौर से देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि काइपर बेल्ट बहुत पहले शुरू हो जाती है और प्लूटो काइपर बेल्ट का हिस्सा है। तो आपको नज़र आ रहा होगा, अमूमन लोग ये समझते हैं कि प्लूटो के बाद काइपर बेल्ट शुरू होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि काइपर बेल्ट बहुत पहले शुरू हो जाती है। आपको न्यू होराइज़न स्पेसक्राफ्ट का यहाँ पर उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका रूट भी दिखाया जा रहा है जो कि प्लूटो से होता हुआ आगे जा चुका है और वो काइपर बेल्ट में बहुत पहले जा चुका था। काइपर बेल्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा और उस पर गौर करना शुरू कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम बाद में, पहले इसका एक टेक्निकल नेम था और बाद में इसका नाम हमने रखा एरोकोट। एरोकोट एक रॉक है जो कि 35 किलोमीटर लंबी है और अगर आप इस रॉक को, इस स्पेस रॉक को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 2 रॉक से मिलकर बनी हुई है। हमने इसे सिलेक्ट किया हबल टेलीस्कोप से। जी हाँ, हबल टेलीस्कोप के जरिए हम इसे देख सकते हैं, लेकिन इसे डिटेल में जानने के लिए न्यू होराइज़न से देखना ज़रूरी था। तो हबल टेलीस्कोप से ज़मीन से हमने इसे
जज किया 2015 में, और हमने कहा कि इस केबीओ को हमने देखना है, और न्यू होराइजन भी उसी रास्ते में उस वक्त करीब करीब होगी, तो उससे हम देख सकते हैं। और जब 2019 में 2014 में 14-15 में प्लूटो के पास से गुजरी न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, और 4-5 सालों के बाद वो इस ऑब्जेक्ट के पास पहुंची और उसने इसकी तस्वीरें ली। ये कॉन्टैक्ट बाइनरी सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इस तरह जैसे दो लोबिये आपने जोड़े हों, या जिस तरह हम आइसमैन बनाते हैं, तो दो रॉक्स आपस में आके जुड़ी और उनके जुड़ने से ये ऑब्जेक्ट बना, और इस ऑब्जेक्ट ने हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल को बदल दिया। जी हाँ, इस ऑब्जेक्ट की मदद से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला। पहले तो ये देखते हैं इस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस ऑब्जेक्ट पर मेथनॉल मौजूद है, पानी बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है क्योंकि हम सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जो कि अमूमन ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ केबीओस में हमें नज़र आती हैं। तो जितने भी काइबर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें ये तीन चीज़ें मुश्तरक हमें नज़र आती हैं, लेकिन साथ साथ इसकी जो ज्योमेट्री है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और दो लोब्स आपस में जुड़ी हैं, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि आखिर ये किस तरीके से आपस में जुड़ी। क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम की तरफ देखें तो सोलर सिस्टम के जो करीब करीब जो फॉर्मेशन की थ्योरी की बात करते हैं कि सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, तो अमूमन ये कहा जाता है कि सोलर सिस्टम जब बन रहा था तो उसके गिर्द एक एक्रीशन डिस्क थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उसमें चीज़ें रॉक्स आपस में बड़ी ज़ोर ज़ोर से लग रही थी, कोलिजन हो रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता छोटी रॉक्स लग लग कर बड़ी रॉक्स बनती गई और वो प्लैनेट्स की शक्ल में आ गया। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर कोलिजन्स बड़ी तेज़ी से और बहुत ज़ोरदार होती थी, ठीक है। लेकिन अगर कोलिजन्स इतनी ज़्यादा ज़ोरदार होती थी, तो अब उससे ये हुआ कि एक तो सूरज का टेम्परेचर भी था, टेम्परेचर की वजह से करीब सूरज के करीब पानी जो है वो आबी बुखारात बन गया, वो स्टीम बन गया। तो हमें शुरू के प्लैनेट्स में वो रॉकी प्लैनेट्स हैं, मेटल के बने हुए हैं, वो तो नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पानी नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम एक हद से आगे जाते हैं, सूरज से दूर जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम होता है और एक हद से आगे बढ़ते हैं जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहा जाता है, तो उसके बाद जितने भी हमें प्लैनेट्स नज़र आते हैं वो बड़े बड़े गैस जायंट्स हैं। और गैस जायंट्स क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर सूरज की हिद्दत कम है, इस वजह से गैस अपनी शक्ल में रह सकती है, इसलिए हमें वहाँ पर जुपिटर नज़र आता है, सैटर्न नज़र आता है, और हमें वहाँ पर नेपच्यून और यूरेनस नज़र आते हैं। तो ये गैस जायंट्स हैं और इनके गिर्द रिंग्स भी मौजूद हैं। लेकिन जब हम इस बाइनरी सिस्टम को देखते हैं, तो बाइनरी सिस्टम को देखने के बाद हमें ये समझ आती है कि जो हम सूरज से दूर जाते हैं, हमें नई किस्म के ऑब्जेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे बना होगा? साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये ऑब्जेक्ट दो पत्थरों के, दो रॉक्स के आपस में कोलाइड करने से, आपस में टक्कर लगने से बना होगा। लेकिन अगर वो बहुत तेज़ी से टकराते, ठक करके टकराते, तो फिर वो आपस में इस तरीके से जोड़ नहीं सकते थे। जिस तरीके से एक प्लैनेट, छोटा प्लैनेट जिसे थिया कहा जाता है, वो किसी ज़माने में हमारी ज़मीन से आके टकराया और उसके बाद चांद, ज़मीन से जो हिस्से निकले वो चांद की शक्ल में ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू हो गए। तो अगर तो टक्कर बहुत ज़ोर से होती है तो आपको इंडिपेंडेंट बॉडीज़ नज़र आती हैं जो कि बड़ी बॉडी के गिर्द घूम रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला नहीं है, ये एक नई चीज़ है। यहाँ पर जो टक्कर है वो स्लो हुई है, और जब टक्कर स्लो हुई है तो वो आपस में इस तरह जुड़ गए हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि फॉर्मेशन जो सोलर सिस्टम की है वो बहुत रैपिड थी और एक्विजिशन डिस्क में चीज़ें ठा एक दूसरे से लग रही थी। लेकिन जब हम इस छोटी सी रॉक को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, जब हम सूरज से दूर जाते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी रॉक्स मिलती है। ये एक रॉक नहीं है, काइपर बेल्ट भरी पड़ी है ऐसी रॉक्स के ज़रिए, और वहाँ पर टक्कर, कोलिजन स्लो हो रही हैं। तो क्या हमारा जो मॉडल था सोलर सिस्टम का वो ठीक है? जो हम समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम ऐसे हुई है, क्या वाकई ऐसे हुई है? इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं इस एक रॉक ने। आप इसकी खूबसूरती को जानिए कि एक ऑब्जर्वेशन ने हमने जितना भी आज तक पढ़ा था और मॉडल बनाया था उसमें तब्दीली करने पर हमें मजबूर कर दिया। ऐसा नहीं कि वो सारा मॉडल गलत हो गया, लेकिन उसे तब्दील होना होगा, हमें उसमें नई चेंजेस लानी होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब साइंस जब तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करती वो अपने आप को बदलती नहीं है। तो अब भी वही मॉडल रहेगा, लेकिन उस मॉडल में
अब चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। वो चेंजेस क्या हैं मैं आपको इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ, और ये भी बताने जा रहा हूँ कि शायद हमें एक और काइपर बेल्ट का सामना भी करना पड़े। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।